भारतीय इतिहास के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय इतिहास किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या स्टेट पीसीएस की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो लेक्चर को डिजाइन किया है। इसमें हम भारतीय इतिहास के जो 3 अंग होते हैं, कौन कौन से 3 अंग होते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक इतिहास, इनको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास का काल विभाजन हमने किस तरह से किया हुआ है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इतिहास होता क्या है। तो इतिहास क्या होता है? तो जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अतीत का कैसे अध्ययन करते हैं? क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, है ना, एक के बाद अध्ययन करते जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब अतीत का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अतीत का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम वर्तमान में किस तरह से पहुंचे, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे? अपने पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, उसके आधार पर हम विजन का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इतिहास के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जितने भी प्राचीन समाज हैं या उस समय की जो संस्कृति थी या उस समय की राजनीतिक संरचना थी, उसे हम पढ़ते हैं और पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम वर्तमान में पहुंचे हैं और अभी वर्तमान को हम किस तरह से इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि भविष्य हमारा अच्छा हो जाए। तो भविष्य का विजन या पॉलिसी मेकिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इतिहास का यूज करते हैं। इसलिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। अब देखिए, इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब 3 भागों में क्यों बांटेंगे? तो 3 भागों में इसलिए बांटेंगे क्योंकि जब इस समय का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक को हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे को बोलते हैं हम साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें हम क्या करते हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे हम ले सकते हैं सिरपुर का मंदिर ले सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में हम ले सकते हैं आपका ताजमहल ले सकते हैं, है ना। फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी जगह की खुदाई करते हैं या किसी प्राचीन इमारत को देखते हैं तो उसके आधार पर जब हम इतिहास लेखन करते हैं तो उसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग होता है इतिहास का वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने का हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि इस समय का जो मनुष्य था उसे लिखना नहीं आता था, उनके पास लिपि नहीं थी। तो इसके वजह से उस समय के इतिहास को हम किस तरह से जानेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जानेंगे। तो उस काल क्रम को हम इतिहास में क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं आद्य इतिहास। तो आद्य इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास 2 प्रमुख स्रोत हैं, एक तो है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा है लिखित साक्ष्य। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि जो लिखित साक्ष्य है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? हड़प्पा। तो हड़प्पा को हम कौन से काल में शामिल करेंगे? आद्य इतिहास काल में शामिल करेंगे। और प्रागैतिहासिक काल में किसको शामिल करेंगे? जो सबसे पहला काल विभाजन हमने किया था उसमें हम मनुष्य के विकास से लेकर नवपाषाण काल तक का जो समय होगा उसे हम प्रागैतिहासिक काल में शामिल करेंगे। आद्य इतिहास काल में किसे शामिल करेंगे? हड़प्पा को शामिल करेंगे, क्योंकि हड़प्पा को जानने का हमारा जो सबसे जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। हालांकि हड़प्पा वालों के पास लिपि थी लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और जो तीसरा जो काल होगा उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में के बारे में जानने के हमारे पास 2 प्रमुख स्रोत हैं। पहला तो है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा क्या है? साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पर हम किसका इतिहास लेखन करेंगे? ऐतिहासिक काल का इतिहास लेखन करेंगे, ठीक। अब इसको हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं मनुष्य के विकास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 460 करोड़ वर्ष पुरानी है, या 450 करोड़ वर्ष ले लेते हैं, 450 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो इस लंबे कालक्रम को वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा। पहले को उसने बोला पैलियोजोइक, दूसरे को उसने बोला मेसोजोइक और तीसरे को उसने बोला सेनोजोइक। तो जो सेनोजोइक जो काल है, तो सेनोजोइक काल में ही स्तनधारियों का क्या हुआ? विकास होना प्रारंभ हुआ।
कौन से काल में? सेनोजोइक काल में। अब सेनोजोइक काल के भी 7 भागों में बांटा गया है। तो 7 भागों में सबसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्लीस्टोसीन, ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक, 7 भागों में से 2 भाग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो जो प्लीस्टोसीन काल है इस समय तक चलता है आपका क्या? हिम युग। उस समय तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, वातावरण बहुत ठंडा है, तो ये प्लीस्टोसीन काल क्रम। ठीक है, तो पाषाण काल का आगे हम देखेंगे 3 भागों में बांटेंगे। एक को हम बोलेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद दूसरे को हम बोलेंगे मध्य पाषाण काल और तीसरे को हम बोलेंगे नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कहां तक चलेगा? कौन से एज में चलेगा? प्लीस्टोसीन एरा में चलेगा, प्लीस्टोसीन काल में चलेगा। ठीक, और इस काल की विशेषता क्या है? इस काल की विशेषता ये है कि हर जो पृथ्वी का जो वातावरण ठंडा है और हर तरफ बर्फ है। ठीक है, उसके बाद जो नवपाषाण काल है वो चालू होता है कहां से? आपका होलोसीन काल से। वर्तमान में भी हम कौन से काल में है? होलोसीन काल में है। और हम मान सकते हैं कि जो होलोसीन काल है इसका जो टाइम पीरियड है ये 10,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से होलोसीन कालक्रम स्टार्ट होता है। और होलोसीन जो पीरियड है या होलोसीन एरा है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जो पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म होने लग गया है ना? पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा है, तो गर्म होने की वजह से जो मनुष्य अभी तक जो गुफाओं में रहता था वो गुफाओं से बाहर निकलकर रहना प्रारंभ करेगा मैदानी क्षेत्रों में। और इसी समय जन्म किसका होगा? कृषि का जन्म होगा और मनुष्य के जीवन में क्या आएगा? स्थायित्व आएगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं कि भूवैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी का जो कालक्रम है उसे 3 भागों में बांटा है, पैलोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। सेनोजोइक को फिर से हम 7 भागों में बांटेंगे और 7 भागों में जो 2 भाग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है प्लीस्टोसीन और दूसरा कौन सा है? होलोसीन। ठीक, तो प्लीस्टोसीन कालक्रम में क्या आएगा? जो पाषाण युग को हम 3 भागों में जब हम बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड होगा वो प्लीस्टोसीन में आएगा और नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड होगा वो होलोसीन में आएगा। और इसका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा? 10,000 BC से अभी तक का जो समय है वो होलोसीन टाइम पीरियड, होलोसीन एरा में आता है। ठीक है, अब मनुष्य का भी विकास देख लेते हैं। अब मनुष्य का विकास देख लेते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों का जो विकास है वो प्रारंभ कहां पर हुआ? अफ्रीका में हुआ। ठीक, और अफ्रीका में होने के बाद फिर दुनिया भर में माइग्रेट हो गए विभिन्न विभिन्न कालक्रम में। ठीक, तो अफ्रीका में जो सबसे पहला जो मानव था इसको होमोनीट कहा जाएगा। होमोनीट मतलब मनुष्य जैसी विशेषता वाला होमोनीट। तो होमोनीट सबसे पहला जो होमोनीट होगा वो कौन सा होगा? ऑस्ट्रोपिथिकस। क्या होगा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, क्या होगा उसका नाम? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और इसको सबसे पहला एविडेंस है कहां पाया गया? इथियोपिया में पाया गया है। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस को क्या बोला जाता है? दक्षिण का मानव। ठीक है, तो यही पहला मानव था जो पेड़ों से उतरकर जमीन में रहना प्रारंभ किया। तो मनुष्य का सबसे पहले विकास कहां से होता है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद जो दूसरा प्रमुख होगा वो होगा होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसने पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा होगा वो होगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ऐसी मानव होगा जो जिस तरह से हम जैसे दिखते हैं उसी तरह से वो दिखना प्रारंभ करेगा। जो होमो इरेक्टस जो है मतलब उसके जो अभी तक वो 4 मतलब 2 पैर और 2 हाथों का उपयोग करके वो चला करता था, लेकिन अब क्या करेगा वो कि वो सीधा होकर चलना प्रारंभ कर देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे होमो इरेक्टस कहेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो जो होमो हैबिलिस जो है वो सबसे पहला मनुष्य है जो पत्थरों से औजार बनाएगा। उसके बाद क्या आएगा? होमो इरेक्टस आएगा। और होमो इरेक्टस के बाद कौन आएगा? होमो निएंडरथल। और होमो निएंडरथल के बाद कौन आएगा? होमो सैपियंस। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे? होमो निएंडरथल मानव आए थे। ठीक, उसके बाद फिर होमो सैपियंस है। और इसको लेके बहुत सारे थ्योरीज हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो होमो सैपियंस है होमो निएंडरथल से ज़्यादा
इंटेलेक्चुअल थे, ज़्यादा टैलेंटेड थे, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, निएंडरथल मानव को समाप्त कर दिया। और कुछ लोग यह मानते हैं कि होमो निएंडरथल से ही होमो सैपियंस का जन्म हुआ। ठीक है, दो प्रमुख थ्योरियां हैं, इसके ऊपर आज भी इतिहासकारों की बहुत सारी मत विभिन्नताएं हैं और इसके ऊपर अभी भी लगातार रिसर्च जारी है, इसके ऊपर रिसर्च आज भी चल रहा है। ठीक, तो होमोनिड में कब होगा, ये सेनोजोइक एरा में होगा। ठीक, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं सेनोजोइक एरा की बात कर रहे हैं और सेनोजोइक एरा में भी प्लेस्टोसीन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब हम समझते हैं पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो भारत में पाषाण काल का जो खोज का जो श्रेय है वो दिया जाता है किसको, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को दिया जाता है। और इसने पलवरम नामक स्थान पर सबसे पहले हैंड एक्स खोजा था, मतलब कुल्हाड़ी की खोज की थी। और वो कुल्हाड़ी किससे बना था, वो कुल्हाड़ी बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था। और कुल्हाड़ी खोज कब हुई थी, 1863 में हुई थी। किसने खोज किया था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। कहां पर, पलवरम में। क्या खोजा था, हैंड एक्स, मतलब कुल्हाड़ी खोजा था। कहां, कब खोजा था, 1863 ईस्वी में। तो यहां से स्टार्ट होता है भारत में पाषाण काल। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।